या फिर लोन को देकर और उस पर इंटरेस्ट के जरिए वो क्या करती है, पैसे को कमाती है, प्रॉफिट बनाती है। तो उसके लिए याद रखना, उसके लिए जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से कमर्शियल बैंक पैसे कमाती है उसको कहते हैं हम क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन जिसको बोलते हैं हम साख निर्माण। साख निर्माण, निर्माण की प्रक्रिया, साख निर्माण की प्रक्रिया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन यानी साख निर्माण की प्रक्रिया। इसी प्रोसेस के जरिए से जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक अर्न करती है क्या? प्रॉफिट को। क्या करती है? प्रॉफिट को अर्न करती है। प्रॉफिट को क्या करती है? अर्न। तो कमर्शियल बैंक किस प्रोसेस के जरिए पैसे को कमाती है? तो क्रेडिट क्रिएशन। किससे? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन यानी साख निर्माण। इसका मतलब होता है कि किस तरीके से लोन प्रोवाइड करके वो पैसे कमाती है, ठीक है। तो याद रखना, अगर तुमसे पूछा जाए कि कमर्शियल बैंक जो है किस प्रोसेस के जरिए जो है प्रॉफिट कमाती है, तो याद रखना किसके? साख निर्माण यानी कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के जरिए, ठीक है। अब समझते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि 4 मार्क्स का प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है, ये समझते हैं। जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ें हम मानते हैं, जैसे कि इसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं, ये मानकर चलना पड़ता है। एजम्पशंस यानी कि इसको बोलते हैं हम अवधारणा, हिंदी में अवधारणा, ठीक है ना। हमें कुछ चीज़ें मानकर चलनी पड़ती है। पहला, जब हम कभी भी क्रेडिट क्रिएशन की बात करेंगे यानी कि साख निर्माण की, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि मान लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी में देयर इज सिंगल बैंकिंग सिस्टम। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज सिंगल से बैंकिंग सिस्टम यानी कि एकल बैंकिंग प्रणाली यानी कि पूरे देश के अंदर, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही बैंक है, हमें ये मानकर चलना है। वरना तुम बताओ, पीएनबी ले लोगे, एसबीआई ले लोगे, इतने सारे बैंक ले लोगे, तो फिर हमारी ये जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इकोनॉमी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को एजम करके यानी मानकर चलना पड़ता है कि मान लो कि पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही बैंक है, ठीक है। और दूसरा कि सारे ऑल ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग थ्रू बैंक, यानी कि सभी वित्तीय लेनदेन बैंक के माध्यम से, ठीक है ना। यानी कि कोई भी ऐसा खर्च नहीं है कि हम जाकर दुकानदार से कोई चीज़ ऐसे डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें सब कुछ मानना है कि जो भी पैसा ले रहा है या दे रहा है सब कुछ बैंकिंग सिस्टम से ही हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन कुछ भी नहीं, सब कुछ क्या है, ऑनलाइन। तो 2 चीज़ याद रखना है, पहला कि पूरे इकोनॉमी में यानी कि भारत में सिर्फ एक ही बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि एक ही बैंक है। दूसरा, और जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, तो वो ऑनलाइन हो रहे हैं, यानी कि बैंकिंग जरिए से हो रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरा याद रखना है, कि इसके अंदर हमने मान लिया कि जो हमारा CRR है, याद रखना, अभी नया पॉइंट बताता हूँ। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, यानी कि नकद आरक्षित अनुपात। तो याद रखना, इसको हमने मान लिया कि 10% है। कितना है? 10%। देखो, पहले मैं बता देता हूँ CRR होता क्या है। मान लो जैसे कि कभी भी हम बैंक में जाकर पैसे जमा करते हैं, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा पैसे लोन नहीं दिया जाता, कुछ पैसे जो है बैंक अपने पास रख लेती है, ठीक है। क्योंकि मान लो कि जो सेविंग अकाउंट वाले हैं, करंट अकाउंट वाले हैं, उनको कभी पैसे चाहिए तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए जितने पैसे बैंक में जमा होते हैं उसमें से कुछ पैसे जो है बैंक अपने पास रख लेती है, ठीक है ना। बाद में पढ़ेंगे कि किस तरीके से CRR का पैसा जो है वो RBI के पास जमा होता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ फिलहाल में समझने के लिए, कि मान लो कि CRR का जो पैसा है बैंक जो है वो अपने पास रख लेती है, ठीक है। तो अगर तुमसे ये पूछेगा जाए कि CRR होता क्या है, तो बोलना वो रेशो जो कि RBI डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? ये रेशो डिसाइड कौन करता है? RBI डिसाइड करता है। RBI डिसाइड करता है, और इस पैसे को लोन नहीं दिया जाता। यानी कि मान लो अगर 10,000 रुपये अगर बैंक में जमा हुआ, तो कुछ पैसे जो है वो अपने पास बैंक रख लेगी और बाकी को क्या कर देगी? लोन। तो जो पैसे अपने पास रखेगी उसी को क्या बोलते हैं हम? CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। समझ गए? क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? ये चीज़ क्लियर है? अब साथ में एक लास्ट मान लेना है कि लेट, यानी कि माना जो हमारा डिपॉजिट है, यानी कि बैंक में जो पहला डिपॉजिट आया है बैंक में, जो नकद जमा हुई है उसको हमने मान लिया 1,000 रुपये, ठीक। कितना मान लिया? 1,000 रुपये। ईजी छोटा सा एक ले लेते हैं हम वैल्यू, ताकि हमें इजीली करना ईजी हो जाए। तो 4 चीज़ें याद रखना है, ठीक है ना। 4 चीज़ें याद रखना है जब भी हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन की, तो इसमें 4 चीज़ें हमें मान लेना है, एजम्पशन लेना है। सबसे पहला क्या कि पूरे देश के अंदर एक ही बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि सिंगल बैंकिंग सिस्टम, यानी कि पूरे देश में एक ही बैंक है, ठीक है। और मान लिया कि वो बैंक कौन सा है?
पीएनबी, कौन सा बैंक मान लिया? पीएनबी। तो बैंक मैंने कौन सा मान लिया? पीएनबी। पीएनबी है पूरे भारत में और उसके अलावा कोई बैंक ही नहीं, मैंने मान लिया ऐसा। दूसरा जो है हमें याद रखना है कि इसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे किसके थ्रू हो रहे हैं? बैंक के थ्रू हो रहा है। ऑफलाइन कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है? बैंक के थ्रू। तीसरा याद रखना है कि सीआरआर हमने ले लिया 10%, यानी कि वो पैसा जो गवर्नमेंट बैंक जो है वो लोन नहीं देगी, अपने पास रखेगी। और चौथा कि मान लिया कि शुरुआत में जो बैंक के अंदर जो पैसा आया, जमा आया, डिपॉजिट आया, वो कितना आया? 1000 रुपये। क्लियर है? अब समझते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, ठीक है ना? समझना अभी प्रोसेस है क्या। इस प्रोसेस को समझने के लिए यानी कि प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख निर्माण की प्रक्रिया, इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना? समझना, हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में ज़रा ध्यान से समझना, कुछ चीज़ें लिखेंगे टेबल में, यहाँ दिख रहा है टेबल में देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड। क्या लिखेंगे? राउंड का मतलब है चरण, ठीक है ना? यानी कितने राउंड हमने बनाए, ठीक है ना? पहले देखेंगे कितने राउंड हमने बनाए, ठीक है? कितने राउंड हमने बनाए वो देखेंगे, ठीक है? दूसरा डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट हुआ, ठीक है ना? यानी कितना नकद जमा हुआ, नकद जमा। फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना लोन दिया, यानी कि कितना ऋण प्रोवाइड किया गया। और फिर उसके बाद देखेंगे हम लास्ट कि कितना हमारे पास सीआरआर पड़ा है, यानी कि नकद आरक्षित, कितना पैसा हमारे पास रखना है बैंकों को अपने पास, ठीक है? तो ये समझते हैं, ज़रा ध्यान से समझना कैसे करेंगे, ठीक है? तो पहला राउंड देखते हैं, यानी कि मान लो कि पहला राउंड हुआ। पहले राउंड में मैंने अभी बताया था, मैंने माना था कि क्या माना था कि 1000 रुपये बैंक के अंदर जमा हुआ सबसे पहली बार, है ना? तो बताओ पहले राउंड में सबसे पहले कितने रुपए जमा हुए? 1000। और याद रखना ये कितना था? 10%, ठीक है? तो पहले राउंड में कितना जमा हुआ पैसा? 1000 रुपये। अब 1000 रुपये जमा हुआ तो क्या 1000 के पूरा लोन दे देगी गवर्नमेंट? बैंक नहीं देगी। पूरा पैसा 1000 लोन देगी ही नहीं किसी को। वो क्या करेगी? इसका 10% अपने पास रखेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा ऑर्डर किसने दिया है? आरबीआई ने। किसने दिया है? आरबीआई ने। तो 1000 का 10% निकाल लो। 1000 का 10%, ज़रा बताओ 1000 का 10% कितना आ गया? 100 रुपये। यानी कि 100 रुपये अपने पास रख लेगी, बाकी बचा कितना? 900। कितना बचा? 900। 1000 में से 100 गया तो कितना बचा? 900। तो 900 रुपये जो है वो किसी ना किसी को लोन दे देगी, किसी ना किसी को क्या कर देगी? लोन दे देगी, ठीक है? अब मान लो ये जो 900 रुपये किसी को लोन दिया तो क्या वो खर्च करेगा? उस पैसे को खर्च करेगा, कहीं ना कहीं तो लगाएगा, कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा। तो मैंने क्या बताया था? सारा ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हो रहा है? बैंकिंग के थ्रू। तो कहीं ना कहीं खर्च करेगा, जमा होगा फिर से पैसे, और वापस वो पैसे फिर 900 रुपये कहाँ जाएंगे? बैंक में ही डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी कि वो भी अपना पैसे कहीं ना कहीं से बचाएगा, कुछ काम करेगा, और बचाने के बाद, काम करने के बाद वो 900 रुपये वापस दोबारा दूसरे राउंड में कहाँ जाएगा? बैंक में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? बैंक में। अब ये 900 रुपये जो बैंक में आया, तो क्या 900 रुपये फिर से जो बैंक में आया, क्या 900 रुपये का पूरा लोन दे देगी? नहीं। उसको बोला गया है कि 10% हर बार तुझे क्या रखना है? अपने पास रखना है, ठीक है? तो 10% इसका निकालते हैं। तो अगर 900 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90। तो 900 का 10% इसने फिर से रख लिया ना, 90 रुपये। तो 900 में से अगर 90 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 810। कितना? 810। तो बताओ 810 रुपये फिर से किसी को क्या कर दिया? लोन दे दिया, है ना? किसी को क्या कर दिया? लोन। तो 810 रुपये जब लोन दिया तो फिर से किसी ना किसी तरह से खर्च करेगा, और खर्च करेगा तो फिर से घूम फिर के पैसा कहाँ चला जाएगा? बैंक में। तो घूम फिर के पैसा 810 रुपये कहाँ चला गया? बैंक में। अब ये 810 रुपये बैंक में चला गया तो क्या फिर से अगर बैंक उसे लोन देगी तो क्या पूरा पैसा देगी? नहीं, उसमें से कुछ पैसा, यानी कि 10% फिर से अपने पास रखेगी। यानी कितना रुपए? 81 रुपये। 81 रुपये अपने पास रख लेगी। तो बचा कितना? तो 810 में से अगर 81 माइनस कर दें तो 9, 2 और 7 कितना आ जाएगा? 729। यानी कि 729 रुपये फिर से क्या कर देगी? लोन। और बताओ क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा? क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा? अब हमें देखना है कि ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ठीक है ना? हमें ये देखना है कि ये प्रोसेस जो है वो कब तक चलता रहेगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, तो देखना उसको कैसे निकालेंगे, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा। तो उसको निकालने के लिए दिस प्रोसेस विल गो ऑन until deposit और CR will not exceed या फिर will not become 10 टाइम। अब तुम सोचोगे, मैंने लिखा कि ये जो हमारा प्रोसेस है वो तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो डिपॉजिट है वो 10,000 ना बन जाए,
और दूसरा ये जो CR है यानी नकद आरक्षित, ये जब तक इसका भी 10,000 ना बन जाए, मतलब सॉरी कि 1000 का 10 टाइम यानी 10 गुना यानी कितना 10,000 ना बन जाए, कितना 10,000, और 100 का 10 गुना यानी 1000 ना बन जाए। तो ये मुझे कैसे पता चला? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका 10 गुना ही होगा? तो उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी कि साख निर्माण। क्या बोलते हैं? साख गुणक। क्या बोलते हैं? साख गुणक। तो इसके जरिए से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कितना गुना जो पैसा है डिपॉजिट का वो होगा और कितना गुना पैसा CR का होगा। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला है, वो है 1/CRR। क्या है? 1/CRR। तो जिसमें 1/CRR कितना था? 10%। कितना था? 10%। अब ज़रा बताओ, अगर मैं इस 10% को 10/100 लिख दूँ, चलेगा? 100 लिख दूँ, चलेगा? यानी परसेंट का मतलब नीचे 100, 0 से 0 गया। बताओ लास्ट वाली वैल्यू कहाँ चली जाती है? 10। तो कितना टाइम हो गया? 10 टाइम। तो कितना टाइम हो गया? 10 टाइम। यानी 1000 का 10 टाइम 10,000। तो तब तक चलेगा जब तक कि डिपॉजिट जो है, टोटल डिपॉजिट कितना ना हो जाए। टोटल डिपॉजिट कितना हो जाए? टोटल डिपॉजिट एंड टोटल जो कुल जमा है कितना ना हो जाए? 10,000। और टोटल जो नगद है वो कितना हो जाए? 1000। ठीक है ना? तो या तो ये 10,000 हो जाए या तो ये 1000 हो जाए। तो 900 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 9,000। या फिर इसको माइनस भी कर सकते हो। 10,000 रुपये जो है टोटल जमा हुए, 9,000 रुपये जो है लोन प्रोवाइड कर दिया, और कितना रुपए जो एक्स्ट्रा उसने अपने पास रख लिया? 1,000 रुपये अपने पास रख लिया। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। बताओ क्लियर है? ये पूरा क्रिएशन का प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से 1000 रुपये डिपॉजिट हुए और उसी पैसे को अपने पास कुछ पैसे रख के बार बार उसको लोन प्रोवाइड करते गए, और लोन प्रोवाइड करते के साथ साथ तुमने देखा कि किस तरीके से बैंक जो है CRR कमाती जा रही है, लोन प्रोवाइड करती जा रही है। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है यानी सॉरी कमर्शियल बैंक जो है पैसे क्या करती रहती है? कमाती रहती है। तो पैसे कमाने का जो जरिया है वो कौन सा जरिया है? क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है। ठीक है ना? जिसके अंदर हमने 3 राउंड पढ़े और आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब जिसके अंदर तुम्हें बस ये याद रखना है कि ये पैसे कब तक चलेगा, ये कैसे पैसे कब तक चलेगा। तो इसको पता करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? 1/CRR यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR। CRR था 10%, सॉल्व किया तो कितना आ गया? 10 टाइम। कितना आ गया? 10 टाइम। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम तब तक इस पैसे को रखेंगे जब तक टोटल डिपॉजिट जो है यानी कि कुल जमा टोटल डिपॉजिट जो है वो 10,000 ना हो जाए, क्योंकि इसको हम टोटल डिपॉजिट बोलते हैं, कुल जमा। तो 10,000 कैसे पता चलेगा? तो देखो टोटल डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला है। टोटल डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/CRR और इनटू में प्राइमरी डिपॉजिट इसको बोलते हैं प्राथमिक जमा। तो मुझे बताओ 1/CRR कितना था? 10%। परसेंट का मतलब नीचे 100 इनटू में प्राइमरी डिपॉजिट सबसे पहले कितना रुपए जमा किया गया था? 1000 रुपये। इसी को बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, 1000 रुपये। तो बताओ इससे तो ये चला गया लास्ट वाला ऊपर, तो 10 इनटू में कितना हो जाएगा? 1000। तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो जब तक कितना ना हो जाए 10,000। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ से भी कितना आ गया? 10,000 आ गया। ठीक है? तो या तो टोटल डिपॉजिट का पता कर लो, या तो मैंने जो क्रेडिट क्रिएशन है, तो पेपर में कभी बार फॉर्मूला पूछता है कि टोटल डिपॉजिट निकालने का क्या फॉर्मूला, तो याद रखना 1/CRR इनटू में प्राइमरी डिपॉजिट। या फिर पूछता है कि क्रेडिट क्रिएशन या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला, तो याद रखना 1/CRR यानी कि 1/10/100, इसका मतलब 10 टाइम। ठीक है? तो ये दोनों याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, जरूर पूछा जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक है वो पैसे कमाती है। बट याद रखना वो पैसे जो सबसे पहले बैंक में जमा हुआ, जो कि कितना था? 1000 रुपये। वो पैसे जो कि सबसे पहले बैंक में जमा हुआ जो कि कितना था? 1000 रुपये। इसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि प्राथमिक जमा है। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। सबसे पहले जो बैंक में जमा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। और बाकी जो पैसे लोन दिए गए, बताओ यही पैसे तो बाकी जो है धीरे धीरे 900 रुपये से लोन देना शुरू हो गया था, तो बाकी जो पैसे लोन दिए जा रहे हैं 900 रुपये, 810 रुपये, उसके बाकी जितने ही पैसे, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट यानी कि सेकेंडरी डिपॉजिट यानी कि द्वितीयक जमा है। क्या बोलते हैं? द्वितीयक जमा यानी कि वो पैसे जो पहली बार जमा हुए उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, और वो पैसे जो कि लोन दिए जा रहे हैं सारे उसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है? तो अगर मैं तुम लोगों से एक बात बोलूं कि अगर मैं प्राइमरी डिपॉजिट प्लस में सेकेंडरी डिपॉजिट इन दोनों को जोड़ दूं, तो ज़रा बताना क्या मुझे टोटल डिपॉजिट नहीं मिल जाएगा? टोटल डिपॉजिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को अगर हम ऐड कर दें तो क्या निकल कर आ जाएगा? टोटल डिपॉजिट। देखो ना,
अगर मैंने बोला ये प्राइमरी डिपॉजिट इन 1000 रुपये और बाकी इन सबको जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 10,000, तो वही तो होगा हमारा कौन सा टोटल डिपॉजिट। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। तो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस में सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट, कितना हो जाएगा टोटल डिपॉजिट। आई होप ये चीज़ क्या हो गई होगी, क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ये कमर्शियल बैंक का जो पूरा टॉपिक है वो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक यहाँ पर पूरा दी एंड होता है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, आरबीआई के बारे में, यानी सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक है,